हे सूर्यदेव, हे ईश्वर, क्या आज इस समय मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं होगा? क्या इस गरीब को गरीबी के साथ संतान के विहीन भी रहना पड़ेगा? हे प्रभु, हे नाथ, आप इतना तो कृपा कर सकते हैं। प्रतिदिन मैं आकर आपको सूर्य नमन करता हूँ। प्रभु, क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? हमारी और हमारी पत्नी के पूरे 18 वर्ष बीत चुके हैं विवाह के, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। हे प्रभु, क्या ऐसा अनर्थ हो सकता है? व्योमेश बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शूर देवता को जल चढ़ाया करता था। वह प्रतिदिन रोज आकर यही विनती करता था कि उसे संतान सुख प्राप्त हो जाए, और संतान सुख प्राप्त होने के लिए वह यह भी नहीं चाहता था कि उसके पुत्र हो या पुत्री, वह दोनों में समता रखता था। इसी के कारण वह बार बार विनती करता। सूर्य नारायण, सूर्यदेव, सूर्यदेव, आप सुनते क्यों नहीं हैं? तब वह अपने घर को चला जाता है और अपनी भाग्यवान से कहता है। भाग्यवान, आज भी सूर्यदेव ने हमारी विनती को नहीं सुना। इतने वर्षों से मैं सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूँ, वह मेरी विनती को सुनते ही नहीं है। अरे आप चिंता ना कीजिए, वह तो जगत के पालन है। देखो ना, सूर्य के ना निकलने से तो हमारी फसलें भी खराब हो जाती हैं। फिर सूर्य को तो हम भगवान ही मानते हैं, और उन भगवान से इतनी आशा तो हम रख ही सकते हैं कि हमें संतान सुख प्राप्त हो जाए। देखो ना, पूरे 18 वर्ष बीत चुके हैं, हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। अरे आप चिंता ना कीजिए, कल फिर से जाइए। व्योमेश बहुत ही ज़्यादा सज्जन था, और उसके किसान के स्वरूप में थोड़ा सा खेत था, जिसके कारण वह खेती किया करता था। दिन भर खेती करने के पश्चात वह फिर से प्रातःकाल होती और सूर्य देवता को नमन करता। सूर्यदेव, क्या आप इतना नहीं सुनेंगे? इस गरीब किसान की इतनी भी फिक्र आपको नहीं है कि प्रतिदिन मैं आपसे संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ? क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? रोज की तरह व्योमेश बार बार सूर्य देवता को ऐसी विनती सुनाता। और बार बार अपनी भाग्यवान के पास लौट कर आता। भाग्यवान भी बार बार यही कहती कि एक न एक दिन तो सूर्यदेव सुनेंगे ही। और बहुत ही निराशा के संग एक बार वह सूर्य देवता को अर्घ दे रहा था, और सूर्यदेव से कहने लगा। क्या सूर्यदेव, आप इतना नहीं सुनेंगे कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए? जैसे ही उसने यह कहा कि सूर्य से चमकती हुई एक प्रकाश आया, और दो बालकों के रूप में प्रकट हो गया, और सूर्यदेव से आवाज आने लगी। इन दोनों पुत्रियों को तुम ले जाओ, लेकिन याद रखना, इसमें एक पुत्री तो तुम्हारी साधारण सी मनुष्य है, और दूसरी एक छाया के रूप में है। इसलिए इस छाया का प्राण तुम्हें एक मुझे मोती का कड़ा देना होगा, और उसमें मैं उसके प्राण डालता हूँ, क्योंकि जब तक यह कड़ा सुरक्षित रहेगा, तब तक कि तुम्हारी छाया पुत्री भी सुरक्षित रहेगी। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहूंगा, जल्दी से तुम एक कड़ा दो, और उस कड़े में मोती होना चाहिए।
ऐसा कहते हुए व्योमेश ने तुरंत ही कड़ा उन दोनों पुत्रियों के समक्ष रख दिया। सूर्यदेव से एक प्रकाश आया और उस प्रकाश ने उस एक डब्बे में बंद कर उसी ने प्रभावित कर दिया। जैसे ही प्रभावित किया तब सूर्यदेव ने कहा, जान लो, अगर यह डिब्बा किसी को भी मिल गया, और याद रखना यह डिब्बा बहेगा नहीं, इसी स्थान पर रहेगा। इस बात को तुम्हारी पुत्री और तुम ही जान सकते हो। भले ही वह पुत्री छोटी सी है, लेकिन स्मरण रखना यह डिब्बे से जो कड़ा है वह कभी भी गुम नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पुत्री की जान इस कड़े में ही है। ऐसा कहकर सूर्यदेव वहां से रोशनी अपनी हटा लेते हैं। अब दोनों पुत्रियों को देखकर व्योमेश बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और दोनों पुत्रियों को उठाकर सीधे अपनी पत्नी के पास आया और कहने लगा, भगवान देखो, आज हमारी प्रभु ने सुन ली। सूर्यदेव ने स्वयं ही दो पुत्रियों को हमारे पास भेजा है, और स्वयं पुत्रियों को भेजने के पश्चात आज से हम इनका पालन पोषण करेंगे। दरअसल बात यह होती है, वह पुत्रियां साधारण तो थी नहीं, इसी के कारण वह कुछ ही महीने में एक युवा अवस्था की इस पुत्रियां बन गईं और कुछ ही दिनों में वह बहुत ही ज्यादा सुंदर किशोरा अवस्था को भी आ गईं। अब व्योमेश दिन रात मेहनत करता किसानी पर। अब किसानी पर मेहनत कर दोनों पुत्रियों ने देखा, दोनों पुत्रियों में एक का नाम छाया सुंदरी और दूसरे का नाम रूप सुंदरी रखा। छाया सुंदरी और रूप सुंदरी में यह खासियत थी कि रूप सुंदरी थोड़ी गौण वर्ण की थी और छाया थोड़ा श्याम वर्ण की थी। इसी के कारण दोनों पुत्रियां बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी। एक बार जब वह अपने पिता के पास भोजन लेकर जाती हैं और भोजन ले जाने के पश्चात कहती हैं, पिताजी आज तो बहुत ज्यादा मेहनत हो गई, आकर आप भोजन तो खा लीजिए। माँ ने तो बहुत ही ज्यादा सुंदर भोजन बनाया है, क्या आप इतना भोजन नहीं खाएंगे? अरे आता हूँ, चिंता मत करो, अभी आता हूँ। जैसे ही उन पुत्रियों के पास आता है कि पीछे से एक राजकुमार आता है और राजकुमार ने जैसे ही उन दोनों पुत्रियों को देखा तब वह कहने लगा, अरे यह किसकी पुत्रियां हैं? बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। तब व्योमेश ने कहा, अरे यह मेरी पुत्रियां हैं। वैसे आप कौन? अरे मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मैं भी होने वाला राजा ही होऊंगा। वैसे तुम्हारी यह दोनों पुत्रियां मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे विवाह कर लूँ और विवाह के पश्चात मैं तुम्हारी दोनों पुत्रियों को रानी बनाकर रखूंगा। अरे यह तो मेरा सौभाग्य होगा। बूढ़े किसान की पुत्रियां एक राज परिवार में जाएंगी, यह तो मेरा सौभाग्य है। राजकुमार जी, रिश्ता आज ही पक्का करें या आप अपने पिता से कहकर कहेंगे? अरे ऐसा नहीं है, आप अभी मेरी बात और मेरे पिता की बात एक ही है। मैं दोनों आपकी पुत्रियों को सुरक्षित सम्मान के संग अपने राज्य में परिवार रखूंगा और आप तनिक से भी चिंता ना कीजिए। यह गरीबी मैं आपकी मिटाकर रख दूंगा। आपको किसानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप हमारी पुत्रियों का इतना हाल चाल पूछ रहे हैं, जरा हम अपनी पुत्रियों से तो भी पूछ लें कि वह भी बात आपसे करेंगी या नहीं करेंगी। पुत्रियों बताओ, क्या इन राजकुमार से तुम विवाह करना चाहोगी? अरे पिताजी, इनका मनमोहक रूप देखकर हम तो बहुत ही ज्यादा इन पर अपना हृदय दे चुके हैं, इसलिए आप चिंता ना कीजिए, मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और छाया सुंदरी तुम? अरे जैसा पिताजी आप कहें, मैं क्या टाल सकती हूँ। तब दोनों की सहमति से
व्योमेश ने दोनों का पाणिग्रहण संस्कार करा दिया और इसके पश्चात वह राजमहल में एक मुख्य अतिथि के रूप में रहने लगा। इधर से रूप सुंदरी और छाया सुंदरी सुंदरता के कारण अब राज परिवार में आकर और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी और राजकुमार राजा बनने के कारण वह भी बहुत ही ज़्यादा दिव्यता के संग दोनों पत्नियों का ख्याल रखते थे। अब दोनों बहनें तो थी ही। अब एक बार बात में दोनों बहनें बातें कर रही थी और बात में वह कहने लगी, अरे छाया सुंदरी, तुम्हारा नाम तो छाया है, लेकिन देखो ना वर्ण कितना काला सा है। तुम्हें तो राजकुमार जी कतई भी पसंद नहीं करते हैं। बहन, सुंदरता तो शरीर की नहीं मन की होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुंदर तन से है और मन से काला है तो वह कभी भी किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा। अरे बहन छाया, तुम जरा सोचो, शरीर से सुंदरता को तो इस संसार ने कभी स्वीकार नहीं किया है, फिर तुम्हारी यह छाया सुंदरी नाम तो वैसे भी खराब ही है। अरे आपका नाम रूप सुंदरी है, आप रूप से सुंदर हैं तो क्या हुआ, आप इतनी सुंदर होते हुए भी राजा के मन को नहीं भाती हैं। अरे ऐसी वैसी बातें क्यों करती हो। अरे बहन, मैंने देखा है जितना स्नेह राजा मुझसे करते हैं वैसा स्नेह आपसे नहीं करते। बस इतना ही रहने दो। मेरे तो प्राण राजा जी में बसते हैं। अरे आपके प्राण राजा जी में बसते हैं, यह कैसे हो सकता है। मेरे तो प्राण राजा जी में नहीं बस सकते हैं। क्या तुम्हारे प्राण राजा जी में नहीं बसेंगे तो फिर किस में बसेंगे। अरे मेरे प्राण तो कहीं और ही बसते हैं। अच्छा बताओगी। नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ कि मेरे प्राण कहाँ बसते हैं, क्योंकि यह नियम है। अगर मैंने बता दिया तो मैं तो संकट में आ जाऊंगी और आप तो दीदी जाकर कह देंगी कि राजा जी आपसे कदर भी प्रेम नहीं करते हैं। अरे नहीं कहूँगी, तुम्हारा नाम छाया सुंदरी है, मेरा नाम रूप सुंदरी है, तो क्या हुआ। छाया सुंदरी, तुम भी तो सुंदर लगती हो, फिर मैं तुमसे इतना द्वेष क्यों रखूँगी। बहने हैं, एक संग पले हैं, बड़े हैं, फिर हम इतना द्वेष भाव नहीं रख सकते हैं। अरे फिर कभी बहन मैं बताऊंगी कि मेरे प्राण किस में बसते हैं। ऐसा कहते हुए दिन से रात, रात से दिन, बार रूप सुंदरी ने छाया सुंदरी से बार एक ही प्रश्न किया और इस प्रश्न को तंग आकर एक बार छाया सुंदरी ने कहा, बहन आप इतना मुझे परेशान करती हैं, इसके कारण मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे प्राण कहाँ बसते हैं। हाँ बताओ ना, कैसे प्राण कहाँ बसते हैं तुम्हारे, क्योंकि सभी के प्राण राजा जी में बसते हैं, फिर तुम्हारे प्राण किस में बसते हैं। तब छाया सुंदरी ने सोचा, अगर मैंने इनको यह बता दिया कि मेरे प्राण कहाँ बसते हैं तो मैं तो संकट में आ जाऊंगी और संकट में आने के कारण मेरे तो प्राणों को भी संकट हो सकता है, इसलिए मैं क्या करूं। इतने में ही रूप सुंदरी फिर से बोल उठी, अच्छा क्या बताने का मन नहीं है तो फिर कभी बता देना, लेकिन याद रखना तुमने वचन दिया है कि तुम मुझे एक बार यह जरूर बताओ कि तुम्हारे प्राण कहाँ बसते हैं। हाँ बताऊंगी। अब इतना सुनकर छाया सुंदरी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। अब सोचने लगी, बहन रूप सुंदरी को मैंने तो यह बता दिया है कि मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरे प्राण कहाँ बसते हैं। अब मैं फिर से देखती हूँ, सोचती हूँ कि क्या करा जाए। तब एक वर्ष बीता और एक वर्ष बीतने के पश्चात रूप सुंदरी ने फिर से पूछा, बताओ ना बहन तुम्हारे प्राण कहाँ बसते हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। अब मैं माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने के पश्चात ही मैं तुम्हें बताऊंगी। अब इतनी खबर सुनकर रूप सुंदरी ने सुना, अरे यह माँ बन जाएगी तो मैं तो इस राज्य की दासी ही बनूंगी,
क्योंकि इस राज्य की प्रथा है कि जो भी रानी पहले उत्तराधिकारी देगी वही इस राज्य की राजमाता बनेगी। मैं तो केवल साधारण सी दासी बनकर रह जाऊंगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब रूप सुंदरी तो बार बार एक ही प्रश्न करती और सोचती कि अगर इससे जरा सा भी धमकाया भटकाया तो ये कतई भी नहीं बताएगी। तब एक बार वह फिर से बहुत प्यार से अपने बचपनों के दिन याद करते हुए बोलती है, बहन तुम्हें याद है कैसे हम अपने पिता के पास भोजन देने के लिए दोनों साथ में जाया करते थे? हाँ, वह दिन भी तो कितने अच्छे दिन थे। देखो ना, पिताजी भोजन किया करते थे तो हम दोनों को अपने हाथों से खिलाया करते थे। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखो ना, आज हमें कितना मतभेद आ गया है। हम आपस में कोई बात बताते ही नहीं। कौन सी बात? मैं तो कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छिपाती हूँ। फिर बहन तुमने वह बात क्यों नहीं बताई? 1 साल से मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्राण कहाँ बसते हैं। अरे तो इसका निवारण मैं कर दूंगी, बस मुझे माँ का सुख प्राप्त हो जाए। अरे माँ का सुख प्राप्त हो जाए, क्या तुम बहन को बहन नहीं समझती हो? अरे समझती हूँ, जरा समझिए दीदी, आप इतना मुझे परेशान करती हैं, इतना तो कोई परेशान नहीं करता है। तब छाया सुंदरी ने कहा, मैं कल प्रातः आपको यह भेद जरूर बताऊंगी कि मेरे प्राण कहाँ बसते हैं। इधर से छाया सुंदरी राजा के पास जाती और कहती है, राजन, हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? राजन, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल जाएं तो क्या मुझसे आप प्रेम करेंगे? अरे मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे इस सौंदर्य से प्रेम करता हूँ। फिर तुम ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ऐसी बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ, क्योंकि शरीर से सभी प्रेम करते हैं। अरे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि इस शरीर से अगर आप प्रेम जरा सा भी करते हैं ना, तो कभी भी इस शरीर को नष्ट मत होने देना। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो? नष्ट नहीं होने देना? हाँ, सच कहती हूँ। आप अगर मैं मर भी जाऊं तो आप याद रखना, कभी भी मेरे शरीर को नष्ट ना करना। और इतना याद रखना, जब जब मैं ऐसा मेरे संग हो भी जाए तो आप मेरे लिए एक ऐसे स्थान पर छोड़कर आना जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, और वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर देना कि जहाँ पर मुझे कोई भी देख ना सके। हाँ, बस बस, अब छाया सुंदरी इतना परेशान मत करो। तुम्हारी सुंदरता बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसलिए इतना परेशान मत करो। अब प्रातः काल हुई। रूप सुंदरी के पास छाया सुंदरी आई और कहने लगी, बहन, जैसा कि कल मैंने वादा किया था, मैं बताती हूँ। हमारे पिता और तुम्हारे पिता एक ही हैं। जब वे सूर्य देवता को अर्घ दिया करते थे तब तुम्हारा और मेरा जन्म हुआ था, और उस जन्म में मैं तो तुम्हारी छाया ही स्वरूप हूँ, और शरीर रूप में तो तुम्हारी समान ही हूँ, लेकिन मैं छाया ही हूँ। और इस छाया का कारण यह है कि मेरे प्राण एक कड़े में बसते हैं, और वह कड़ा एक नदी के पास स्थिर है, और उस नदी में कड़ा अगर उस डिब्बे से मिल जाए तो सच जानिए मेरे प्राण तो बस उसी में बसते हैं। जरा सा भी अगर कुछ हुआ तो मैं तो मारी ही जाऊंगी। अरे बहन, तुमने इतना कष्ट किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम तो इतना जरा सा भी कुछ नहीं कहती तब भी चल जाता, और वैसे भी तुम्हें बताने की क्या आवश्यकता है? मैं तो सोची पता नहीं तुम्हारे प्राण कहाँ बसते होंगे। कोई इतने छोटे मोटे पदार्थ कड़े में किसी के प्राण बस सकते हैं? अब बस चुप रहो। ऐसा उसने टाला और रूप सुंदरी मन में सोचने लगी, अगर ऐसा हो उस कड़े को नष्ट कर दिया जाए, और नष्ट करते ही छाया सुंदरी तो मर जाएगी, और इस राज्य की रानी पटरानी सब कुछ मैं ही बनूंगी। आहा, क्या जवाब है! कितनी सीधी सादी मेरी बहन छाया है जो इतना कार्य किया मेरे लिए। तब उसने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि उस नदी में जाकर उसको लेकर आए। जैसे ही वह सैनिक जाता है और उसमें से उस डिब्बे में से उस कड़े को लेकर जैसे ही उस रानी को देता और कहता है, लीजिए महारानी, यह कड़ा
अब कड़े को लेकर जैसे ही रानी ने देखा, अरे इस कड़े का क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? इस कड़े को ऐसा करती हूँ, मैं जला देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जलाने से तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि साक्षात प्रमाण हो जाएगा कि इसे किसी ने जलाया है। ऐसा करती हूँ, इस कड़े को मैं ना पहन लेती हूँ, और पहन लेने के पश्चात अब छाया सुंदरी की तो प्राण मेरे ही पास आ जाएंगे। इधर से जैसा जैसा रूप सुंदरी करती वैसे उधर छाया सुंदरी के प्राण छिनने लगे, और कुछ ही देर में छाया सुंदरी के प्राण पखेड़ उड़ने लगे। लेकिन कहते हैं ना, छाया सुंदरी तो मनुष्य थी ही नहीं, इसके लिए प्राण होते हुए भी उसमें कुछ क्षण के लिए प्राण रहे। और इसके पश्चात राजसभा में जब यह चर्चा खिली कि छाया सुंदरी तो अब तो नहीं उठेंगी, यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरी पत्नी ने जो जो बातें कही हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। इस राज्य से कुछ दूरी पर एक जंगल है, और उस जंगल में जाकर उनकी ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनका जो शरीर है वह सुरक्षित रह सके। ऐसी बात सुनकर सारी सेना ने ऐसा ही कार्य किया, और कुछ ही दिनों के पश्चात राजा बार बार चिंतन करते। इधर से रूप सुंदरी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहने लगी, और मन में यही सोचती, अब तो मैं ही रानी हूँ इस राज्य की। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने सोचा, क्या पता ऐसा हो कि छाया सुंदरी फिर से जीवित हो उठे। क्या पता, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। तब राजा जिस स्थान पर छाया सुंदरी को रखा गया, और मन में यही सोचता कि काश छाया सुंदरी फिर से जीवित हो उठे। लेकिन कहते हैं ना, जो उम्मीद रखते हैं वह उम्मीद पूरी हो जाए तभी ठीक होता है। लेकिन यह उम्मीद ऐसी थी कि पूरी होने का नाम ही ले रही थी। राजा प्रतिदिन वहाँ जाया करते, और जैसे ही जाया करते वहाँ पर कुछ भी संदेश ना मिलता। एक बार राजा अपने राज्य में बैठे हुए थे और मन में सोचने लगे, ऐसा क्या हो सकता है कि छाया सुंदरी ने मुझसे यह कहा कि उसे एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। कुछ तो इस राज है, और इस राज का पता तो मैं लगा कर ही रखूंगा। राजा प्रतिदिन की तरह फिर से वहां पर गए, और इस बार राजा ने सोचा, दिन में तो मैं पहरा देता ही हूँ कि छाया सुंदरी कहीं ना कहीं आ जाए। अब ऐसा करता हूँ, रात्रि के समय भी मैं यहीं पर रुकूंगा। क्या पता छाया सुंदरी फिर से जीवित हो उठे। राजा ने जब ऐसा सोचा, तब जैसे ही संध्या काल हुई, तुरंत ही उस स्थान से आवाज आने लगी, चुप जा मेरे बच्चे, चुप जा, मैं खाने के लिए तुझे रोटी अवश्य दूंगी। चुप जा चुप जा, तुझे पता नहीं तेरे पिता कौन है? तेरे पिता इस राज्य के राजा हैं, और तू अभी छोटा है, इसलिए चिंता मत कर, तुझे तेरा राज्य मिलकर रहेगा। जब राजा ने पीछे से यह आवाज़ सुनी, तब राजा के मन में आया, अरे यह तो छाया सुंदरी की आवाज़ है, और छाया सुंदरी क्या फिर से जीवित हो उठी है? मुझे तो लगता है छाया सुंदरी फिर से जीवित हो उठी है। अब क्या करना चाहिए? तब राजा ने निश्चय बनाया, अब इसका तो पता मैं फिर से आकर ही करूँगा। तब राजा मन में महल में आ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं, अब छाया सुंदरी की आवाज़ उस मकान से आती है और किसी बच्चे से बातें करते हुए लगती है। क्या पता वह बालक मेरा ही हो, क्योंकि छाया सुंदरी तो बहुत ही ज़्यादा रूपवान थी। फिर मैं इसका पता तो कर ही रखूँगा। राजा फिर से गए। इस बार राजा ने जैसे ही सायंकाल हुई
तो तुरंत ही उस स्थान पर अंदर गए और अंदर जाकर देखा कि छाया सुंदरी तो जीवित है और वह एक बच्चे के पास बैठी हुई है। और जैसे ही राजा ने देखा तब छाया सुंदरी ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम राजन, आप ठीक तो हैं? अरे छाया सुंदरी, तुम रात्रि के समय तुम्हारे इस मकान से आवाज आती है और पूरे दिन भर आवाज नहीं आती है। तब छाया सुंदरी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन प्राण आधार तो कुछ और ही था और उस जीवन आधार को तो मेरी बड़ी बहन ने छीन लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? तब राजा को उसने सारी बात बताई और कहा, जो रूप सुंदरी के हाथों में कंगन है, वह कंगन अगर आप फिर से सुरक्षित स्थान पर छोड़ दे तो अवश्य ही मैं फिर से दिन में जीवित उठूंगी, क्योंकि मैं सूर्य की किरणों से छाया रूप में आई हूँ। इसलिए मैं रात्रि के समय अवश्य उठ जाती हूँ, लेकिन दिन के समय फिर से मैं यहाँ पर सो जाती हूँ। अच्छा, तो मैं ये कार्य कैसे करूं? अरे महाराज, ऐसा करें, कोई तो रणनीति बनाएं जिससे आप ऐसा कर सकें। बताओ कैसी? तो आप मेरे इस पुत्र को ले जाइए और ये पुत्र ही आपका मार्गदर्शन करेगा। राजा ने ऐसा ही किया और उस पुत्र को लेकर अपने राजमहल में आए। राजा जैसे ही राजमहल में आए कि तुरंत ही बड़ी रानी रूप सुंदरी आ गई और कहने लगी, महाराज, यह बालक किसका है और आप कहाँ से उठा कर लेकर आए? अरे नहीं, मेरे मित्र का है और मित्र ने ही दिया है, लेकिन यह बालक बहुत ही ज्यादा गुणों में निपुण है। अरे, इतना छोटा बालक कैसे गुणों में निपुण हो सकता है? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। यह बालक बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। जब तक इसे कोई चीज ना मिल जाए तब तक ये चैन से नहीं बैठता है। अच्छा, जरा आप मुझे इसे अपनी गोद में बैठाने का मौका देंगे नहीं? हाँ, अवश्य दूंगा। तब रूप सुंदरी ने उस बालक को अपनी गोद में बैठाया। जैसे ही उस बालक को बैठाया कि वह तुरंत ही रूप सुंदरी के उस कड़े को पकड़ लेता है और पकड़ लेने के पश्चात बार बार कहता, नहीं नहीं, मुझे तो ये कड़ा चाहिए, कड़ा चाहिए। अगर इसे कड़े को नहीं मिला तो मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो रोता ही रहूँगा। राजा ने ऐसी बात सुनी। अरे बालक, ऐसा क्यों करते हो तुम? किसी की वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो ये कड़ा ही लेकर रहूँगा। तब राजा ने कहा, अरे रूप सुंदरी, यह बालक ही तो है, इसे कड़ा दे दो। तब रूप सुंदरी ने कहा, अरे, मैं यह कड़ा नहीं दे सकती हूँ, यह कड़ा तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मेरी बहन छाया सुंदरी ने मुझे ला कर दिया है और उसकी याद कभी भी अपने इस हाथ से नहीं निकालती हूँ। अरे क्या तुम इतनी निर्दयी हो गई हो कि एक बालक रो रहा है और तुम उसे कतई भी यह नहीं समझ आता है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। महाराज, आप इतना ना कहें, मैं इस कड़ी को दे देती हूँ, लेकिन याद रखना, यह कड़ा मुझे वापस चाहिए। जैसे ही उस कड़े को महाराज ने लिया और लेते ही रूप सुंदरी वहां से चली गई। तब महाराज एक नदी के पास आए और एक डिब्बे में उसे रखा और उसे तुरंत ही नदी में फेंक दिया। नदी में फेंकने के पश्चात इधर से छाया सुंदरी के पास महाराज गए और कहने लगे, अब तो तुम दिन में भी जीवित होगी। हाँ महाराज, यह तो संभव है, लेकिन क्या रूप सुंदरी जो मेरी बड़ी बहन है मुझे वहाँ देखकर प्रसन्न होगी? अरे ऐसी बातें क्यों करती हो? रूप सुंदरी तो पहले भी तुम्हारी बहन थी, ये तुम्हारी बहन है। महाराज, बात कुछ और ही हो जाती है।
इसलिए आप रूप सुंदरी से कहें कि अगर छाया सुंदरी आ गई तो क्या वह मुझे रहने देगी। महाराज ने जाकर रूप सुंदरी से कहा। तब रूप सुंदरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। अब वह कहाँ जीवित होकर आने वाली है। 1 वर्ष बीत चुका है, अब तो वह कभी नहीं आ सकती है। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, कहो तो भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तब जैसे ही राजा ने ऐसा कहा तो छाया सुंदरी वहां पर आ जाती है और छाया सुंदरी के आते ही रूप सुंदरी थोड़ा मुरझा जाती और कहती है, अरे बहन छाया सुंदरी, तुम फिर से जीवित हो उठी, यह तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। तब छाया सुंदरी को दया आई और कहने लगी, बहन, यह तो बात झूठलाने की बात नहीं होगी कि मैं बहन आपकी हूँ, लेकिन यह भी बात आपको झूठलाने की नहीं होगी कि मैं आपकी सौत हूँ। अरे मैंने तो कभी तुम्हें सौत माना ही नहीं। बस बस, आप इतना दिखावा ना करें। अगर वह कंगन अगर आप ना उठाती तब मेरी ऐसी स्थिति ना होती। कौन सा कंगन? तब महाराज ने कहा, वही कंगन जो उस लड़के ने तुमसे छीना था। अरे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गई थी। मैंने सोचा कि अगर छाया सुंदरी की कोई संतान हो गई तो मुझे तो इस राज्य में रहने ही नहीं दिया जाएगा। बस बस। तब छाया सुंदरी से राजा ने पूछा, अब बताओ इसे क्या दंड देना चाहिए। तब छाया सुंदरी ने कहा, मैं अपनी बहन को कोई भी दंड नहीं दिवाना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ, वह भी स्त्री है। लेकिन राजा ने कहा, नहीं नहीं, दंड तो इस राज्य की प्रथा है, इसलिए रूप सुंदरी तुमको पूरे 1 वर्ष तक कारागार में रहना पड़ेगा। महाराज, अब जैसा आप समझे। तब महाराज ने पूरे 1 वर्ष तक रूप सुंदरी को कारागार में भेज दिया और कारागार में भेजने के पश्चात इधर से छाया सुंदरी के संग राजा प्रसन्नता के संग रहने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात रूप सुंदरी फिर से आजाद हो गईं। तब छाया सुंदरी रूप सुंदरी के पास आकर कहती है, बहन, मैं आपको एक सच और बताना चाहती हूँ। अरे बताओ क्या? जैसे एक परछाई और शरीर एक होते हैं, वैसे ही हम दोनों भी एक ही हैं। सच तो बात यह है कि छाया नाम मेरा इसीलिए पड़ा क्योंकि मैं आपकी ही छाया हूँ, आपके शरीर से ही निकली हूँ। और मेरा मन कहता है कि आज वह दिन आ गया है कि जिस आपके शरीर में मैं फिर से समा जाऊँ। तब राजा को यह खबर पता चली। तब राजा छाया सुंदरी के पास आए। छाया सुंदरी ने सारी बात बताई और वह रूप सुंदरी के शरीर में घुसकर छाया के रूप में विराजमान हो गई और उसी दिन से अब रूप सुंदरी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी और छाया सुंदरी के रूप में उनकी परछाई के रूप में वहाँ पर निवास करने लगी। कहते हैं ना, द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। देखो ना, छाया सुंदरी स्वयं उसकी छाया होते हुए भी रूप सुंदरी ने कभी नहीं पहचान पाया।